नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी हमारे अलग अलग मेहमानों के साथ, राजनीतिक विश्लेषकों के साथ में, कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, ये तस्वीर कितनी अप्रत्याशित है। साथ ही राजस्थान छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें हैं चुनाव परिणामों की, क्योंकि अब पहले रुझान पे हम बात कर रहे थे, परिणामों पर बात कर रहे हैं कि जो परिणाम सामने आ रहे हैं, इन परिणामों में क्या बातें रहीं जिनका प्रभाव रहा है, वो कौन से तथ्य रहे जिन तथ्यों को लेकर के जनता के बीच पार्टियां गईं, और जनता ने किन बातों को स्वीकार किया और किन बातों को नकार दिया है। बड़ी बात यह है कि जहां हम एक तरफ देखते हैं कि पार्टियों ने महिला मतदाताओं पर फोकस किया, युवाओं पर फोकस किया, योजनाओं पर फोकस किया, घोषणाओं की बात कही, वचन पत्र की बात कही, संकल्प पत्र की बात कही, ये जो तमाम चीज़ें सामने आई मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें। हालांकि कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे दी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई देता हूं, और राजस्थान में अशोक गहलोत ने इस्तीफा की बात कही कि वो कुछ देर में इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं तमाम ये स्वीकार कर लिया गया है। जनादेश है, जनादेश को शिरोधार्य किया गया है। लेकिन ये जनादेश किन आधारों पर आया है, ये जनादेश किन बातों पर आया है, इस जनादेश के पीछे तथ्य क्या हैं। एक बात कही जा रही थी कि राजस्थान के संदर्भ में कि राज कायम रहेगा या रिवाज कायम रहेगा। जनता ने वहाँ रिवाज कायम रखा। वहाँ ट्रेंड है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है। मध्य प्रदेश में राज कायम रहा। कांग्रेस को इस बात का भरोसा था, कांग्रेस इस बात के लिए आश्वस्त थी कि वर्तमान सरकार के प्रति या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू है, और जिसका प्रतिशत बढ़ा हुआ है, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। ये अति विश्वास था, या फिर कांग्रेस खुद जानती थी और वो गफलत में थी, या अपनों को गफलत में रख रही थी कि वास्तव में क्या परिणाम सामने आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस की जो तैयारी थी, उन तमाम तैयारियों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी। विलक्षण सक्सेना जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आपका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बुलचंदानी जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। ये जो तस्वीर सामने हमारे आ रही है, जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, ये जो बताया जा रहा है कि हाँ, अब चूंकि हम परिणामों पर बात कर रहे हैं कि परिणाम भी अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। रुझान शुरू से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आश्वस्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये जीत मैं बहनों को समर्पित करता हूँ, और ये बहनों की जीत है। उन्होंने पहले भी कहा था, जब मतदान हुआ था, कि बहनों ने उनको प्यार दिया है, भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। जब मीडिया से चर्चा उन्होंने की, तो ये जीत का श्रेय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी सभाएं हुई हैं, उन सभाओं में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने मध्य प्रदेश की योजनाओं का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं, या शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम किया है। इस बार जो चुनाव रहा है, क्योंकि पिछला चुनाव 2014 का हमने देखा, 2014 में बात आई कि अब की बार मोदी सरकार, 2018 में हमने सुना कि अब की बार शिवराज सरकार। इस बार न शिवराज सरकार की बात थी, न मोदी सरकार की बात थी, इस बार थी अब की बार भाजपा सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी की यही नीति काम आई है, यह शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, हालांकि उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने 165 सभाएं की हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है कि जो लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से विशेष तौर पर जो शिवराज सिंह चौहान जी की जो टीम थी, उस टीम के प्रति एंटी इनकम्बेंसी स्पष्ट तौर पर जाहिर हो रही थी। और ये भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत एक सोची समझी पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी के तहत जो है उन्होंने शिवराज सिंह के चेहरे को पीछे रख करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को सामने रखा, और बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में उतार दिया, और लोगों का फोकस शिवराज सिंह से हट करके कर दिया। और ऐसा कर दिया, ऐसा लगता था कि अलग अलग क्षेत्र में मालवा में कोई और को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए, ऐसा लगा कि ये जीतेंगे, या हमारे इधर से ज़्यादा सीटें आएंगी तो मुख्यमंत्री हमारा आदमी बनेगा। अलग अलग क्षेत्रों से, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई और थे, तो कहीं से कोई और थे। तो इस तरीके से उस जो एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रभाव था, उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। और
एक व्यक्ति के चेहरे पर केंद्रित ना होकर के पार्टी के चेहरे पर केंद्रित हो गया चुनाव, जिसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। इससे उलट यदि कहें तो कांग्रेस में केवल और केवल एक ही चेहरा सामने था, और वो चेहरा जो है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज चेहरों और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जी या शिवराज जी भी इनसे ज़्यादा लोकप्रिय वो चेहरा नहीं था, बल्कि वो चेहरा एक क्षेत्रीय चेहरे के तौर पर माना जाता रहा है, और पब्लिक का चेहरा तो वो था ही नहीं। मतलब वो एक तरह से जो है वो जो है कारपोरेट चेहरा टाइप का एक लोगों के नज़रों में कमलनाथ जी का बनता रहा है अब तक। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही, सही बात तो यह है कि वो जनता के बीच में लंबे समय से जनता के बीच में उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, और इसलिए उनके पास में कार्यकर्ताओं का भी अभाव रहा। जबकि भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रभारी और एकदम निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक सभी लोग सक्रियता से काम किया लोगों ने। बल्कि मैंने ये देखा कि मैं खुद इस बात का गवाह हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता को कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के तौर पर बैठे देखा। तो अब यहाँ तक स्थिति है कि कांग्रेस के पास में अपना पोलिंग एजेंट भी बनने को नहीं है जी। तो कुछ जगह पे ऐसे भी स्थान है। तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के अपने चुनाव मैनेजमेंट की जीत है, और इस जीत के पीछे जो है शिवराज सिंह का अकेला चेहरा नहीं है, शिवराज सिंह की महती भूमिका है, और जो कि जिसको जो है नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट की जीत है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन रहा है, बूथ प्रमुख से लेकर के पन्ना प्रभारी का आपने जिक्र किया है, और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी रही, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस समय बड़ी खबर आ रही है हरदा से, जहां पूर्व कृषि मंत्री जो हैं कमल पटेल, वो चुनाव हार गए हैं। पूर्व मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। 210 वोटों से कमल पटेल चुनाव हारे हैं। हरदा में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। हरदा में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। 210 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 210 वोटों से चुनाव हारे हैं पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल। हमारी चर्चा जारी रहेगी और निरंतर हम अपनी चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन इस समय हम वो भी सुनना चाहेंगे। कमलनाथ मीडिया से संबोधित कर रहे हैं मीडिया को, और इस समय जो बात कर रहे हैं कमलनाथ, वो भी हम सुनेंगे, और ये चर्चा हमारी निरंतर जारी रहेगी। जैसा कि आदित्य नारायण उपाध्याय जी ने बताया कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी, साथ ही एक बात और यहां सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। अमित शाह ने जब मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार की और चुनाव की रणनीति की कमान संभाली, सियासी गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हुई कि अमित शाह मध्य प्रदेश की राजनीति को कितना समझते हैं। क्योंकि एक बात आई कि जब टिकट का वितरण हुआ तो ये गलियारों में चर्चा थी कि यदि एक एक सीट पर कई दावेदार हैं और यदि विरोध उभरता है, किसी एक को टिकट मिलती है तो बाकी दावेदार आक्रोशित होते हैं, तो उस आक्रोश को दबाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने किया जाएगा तो वो आक्रोश दब जाएगा। यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा सामने होगा तो वो आक्रोश उभर नहीं पाएगा। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को इसलिए हाशिए पर रख दिया गया कि वो आक्रोश दबाया जा सके, और जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया कि वो एंटी इनकम्बेंसी जो थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया अलग अलग चेहरे उतार करके। यही रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की। और साथ में ये बात भी कि अब, हालांकि ये कयास बहुत दिन से लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनेगी, तो अब तो बन ही रही है, तो ऐसी स्थिति में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? पाठक जी, ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में, एक टीम के रूप में काम करती है जी। अमित शाह जी को कहा गया, आदेश हुआ कि आपको मध्य प्रदेश की कमांड संभालनी है, वो अपना काम करने आए। यहाँ के संगठन से मुलाकात की और चुनाव को किस तरीके से लड़ना है उसकी रूपरेखा तैयार की गई। सबको अपना अपना काम सौंपा गया। भूपेंद्र यादव जी उसको लीड कर रहे थे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, उत्साहित कार्यकर्ता को और उत्साह तब मिला जब उन्हें मालूम चला कि राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी अब हमारे मध्य प्रदेश में आ गए, तो कार्यकर्ता का हौसला और बढ़ गया। ये जो जीत आपको दिख रही है, जैसा कि शिवराज जी ने कहा है कि ये बहनों की जीत है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से बहनों का अपमान किया जी,
आपको दृश्य याद होगा कि नवरात्रों में जिस समय शिवराज जी बहनों की बच्चियों की सेवा कर रहे थे, उनके चरण धो रहे थे, तो क्या मतलब आरोप लगाए जा रहे थे कि ये नौटंकी बाज है। तो उन बहनों को, बेटियों को इतना गुस्सा आया, इतना आक्रोश आया कि वो शक्ति स्वरूपा बनकर आज कांग्रेस की इस दुर्दशा का कारण बनी है। यह वास्तविकता में बहनों की जीत है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार अपमान कर रहे थे, वो एक जगह काम कर रहा था, दूसरी जगह जब कमलनाथ जी ने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि जाकर दिग्विजय सिंह को और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए, ठाकुर नाराज हो गए कि एक बंगाली, क्योंकि जाति की राजनीति कांग्रेस करती है, ये कांग्रेस का सिद्धांत है, लड़ाओ, आपस में लड़ाओ। तो इन दोनों को लड़ाने का काम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये भी तीन अलग अलग चेहरे हैं, इन तीनों की भी अलग अलग राजनीति चलती है। ये जो इनकी आपसी लड़ाइयां थी, ये भी इस जीत का एक कारण है कि इनकी लड़ाई के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। तीसरी बात फिर इसमें यह आई कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा था और कांग्रेस के नेताओं की लड़ाई झगड़े सामने आ रहे थे जी, राहुल गांधी की भाषा आपने देखा कि कहा जाता था कि साहब पढ़ा लिखा आदमी है, आपने उसको पप्पू बना दिया है। उस पढ़े लिखे आदमी को किसने कहा कि आप उस सम्मानित व्यक्ति को पनौती कहिए जिसका भारत में सम्मान है। नरेंद्र मोदी जी की गरिमा आज विश्व पटल पर है, परंतु भारत में तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो जिस परिवार के मुखिया का अपमान करोगे तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह जो प्रदेश की जनता या जिस राज्य की जनता उनको चाहती है वो कांग्रेस को वोट देगी। ये तीन चार छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई। कांग्रेस का कोई नेता, कार्यकर्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, वो अपनी गलतियों में सुधार नहीं करना चाहते और आरोप आज भी क्या लगाते हैं कि हमारी सरकार को तोड़ा गया। जब परिवार के मुखिया अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, विकास नहीं करेंगे, चलो चलो करेंगे, तो परिवार टूटेंगे। अब परिवार टूट गया तो परिवार का मुखिया अपने आप में सुधार कर कर अपनी गलती स्वीकार नहीं करता कि मेरी कुछ गलतियां थी जिस कारण मेरा परिवार मेरे हाथ से निकल गया जी। उसमें सुधार करने की अपेक्षा उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें और आक्रोश आया, पुनः जनता के बीच गए, पुनः जनता के बीच गए और चुन कर आए, क्योंकि वो जो लोग थे वो कांग्रेस के दम पर चुनाव नहीं जीत के आए थे, अपने क्षेत्र की जनता के बीच गए थे, वचन देकर आए थे कि हम विकास करेंगे, हम स्वास्थ्य, हम शिक्षा देंगे, हम अच्छा पानी देंगे, परंतु वो चलो चलो में वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। रास्ता एकमात्र था, वो थी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीति, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति। उस नीति को उन्होंने अपनाना बेहतर समझा, क्योंकि वह पार्टी के प्रति वफादार बाद में थे, जनता के प्रति वफादार पहले थे। तो उन्होंने चुना कि अगर हमें गद्दार भी कहा जाए तो हम वो कलंक झेलने के लिए तैयार है, परंतु जनता की नजरों में नहीं गिरेंगे। उन्होंने जनता के सामने पुनः सिद्ध किया, पुनः चुनाव जीते और आए भारतीय जनता पार्टी में और विकास की राजनीति की। उसका भी परिणाम देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जड़ मूल से तीनों राज्यों में से खत्म कर दिया। अगर एक राज्य में गलती से कांग्रेस जीत जाती तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान ऐसी नौटंकी मचा रही होती है आज पूरे देश के अंदर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मोहब्बत की दुकान भी फेल हो गई, कमलनाथ जी की राजनीति का आज सूर्यास्त हो गया हमेशा हमेशा के लिए। अब जयवर्धन और दिग्विजय सिंह किस दिशा में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आई, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी का, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी, मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं।
आज भी मैं विश्वास करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमें कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में और उस चर्चा के बाद हम कह रहे हैं कि हम मतदाताओं तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, उसके क्या कारण हो सकते हैं। और जो बात अभी उन्होंने कही है, मैं आपके पास आना चाहूँगा रमाकांत पटेल जी, इस बात के आशय में जानना चाहूँगा सियासी मायने क्या हो सकते हैं जो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पर भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है जनता ने, तो भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात नहीं करेगी जनता के साथ। इसके सियासी क्या मायने हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से? देखिए सूरज जी, एक तो सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को बहुत बधाइयाँ, बहुत मेहनत करके इन्होंने चुनाव जीता है। दूसरा ये है कि कई जगहों पे अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं। हाँ। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी हारे हैं। अब कमलनाथ जी ने क्यों ऐसा कहा कि मैं तो अभी सुन रहा था कि कमलनाथ जी ये कह रहे थे कि जनता पे मुझे भरोसा था, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं सूरज जी, किसी भी राज्य में इस प्रकार से अगर चुनाव होते हैं कि कांग्रेस पार्टी मिलके भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, तो क्या कैसे कांग्रेस जीतेगी या कैसे भाजपा हारेगी? कमलनाथ जी कि मुझे लगता है विदाई तय हो गई है। मैं आपकी इस बात का आशय समझना चाहूंगा रमाकांत जी कि कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा चुनाव लड़े, या जो शब्द आपने कहा। देखिए कुछ चीजें रहती हैं, हाँ, जिनको मैं स्पष्ट रूप से बोलूं ना बोलूं वो अभी सही वक्त है नहीं। ठीक, अगली बार जब कभी चर्चाएं होंगी तो निश्चित तौर पे मैं आपके सामने रखूंगा। हाँ। अब आज तो बधाइयां देने का समय है, जनता ने जिसको जो जनादेश दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, तो अभी उसको निभाने का समय है। हमको जनता ने आदेश दिया कि अभी आप लोग संघर्ष करिए। कांग्रेस को आदेश दिया जनता ने कि विपक्ष की भूमिका निभाएं, भाजपा को आदेश दिया जनता ने कि सेवा करके दिखाएं। तो मुझे लगता है कि अभी जो जनादेश आया है उसका सम्मान करें, हम अपना अपना काम करें, जो जनता ने तय किया है, जो जनता ने तय किया है उसका अमल किया जाए, जनादेश को शिरोधार्य किया जाए, जो आपने कहा। और एक शब्द जो आपने कहा है, मैं उसकी मीमांसा के लिए विलक्षण जी के पास जरूर जाना चाहूंगा। विलक्षण सक्सेना जी, इससे पहले भी जो अतिथि थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने एक बात कही कि ये कमलनाथ और दिग्विजय की लड़ाई में कांग्रेस हारी है और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए काम किया है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का वक्तव्य है, ऑन रिकॉर्ड है जी। अभी रमाकांत जी ने भी कहा कि जब कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो भाजपा कैसे हार सकती है। मैं ये सियासी गलियारों में, ये केवल रमाकांत जी ने नहीं और भी चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं आशय समझना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी समझाना चाहूंगा कि इस वक्तव्य के आशय क्या हो सकते हैं। मैं तो सर्वप्रथम जो भी प्रवक्ता हैं, मैं खैर उनसे व्यक्तिगत रूप से मुखातिब नहीं हूँ, बट मैं उनको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि जिंदगी के कई झटके आपके दिमाग के चक्षु खोल देते हैं। और अगर आप रहते कार्यकर्ता ये विश्लेषण कर सकते हैं तो आप इस बात की गहराई समझ सकते हैं कि अंतरकलह किस हद तक पहुंच गई थी। और यहाँ पर अगर मैं दर्शकों के साथ और आप सभी के साथ एक चित्र पेंट करना चाहूंगा, तो मुझे क्लास 10th का एक सम याद आता है मैथ्स का, कि if a one man takes 40 hours to build one wall, how much time will it take for 5 men to build the same wall in how much time? तो यहाँ पर ये सम सॉल्व करने के लिए जब बीजेपी खड़ी हुई तो उन्होंने 5 आदमी लगा और 5 आदमियों ने एक दीवार बनाई। वहीं जहां कांग्रेस की तरफ से ये काम आया तो 2 लोग इसी बात पे लड़ाई लड़ रहे थे कि सीमेंट में रेत कितनी भरी जाए। अब हो क्या रहा है यहाँ, इस पूरी बात का आशय सिर्फ एक चीज पे आता है कि फैक्टर ऑफ यूनिटी क्या है।
आप अंतरकलह ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बीजेपी में नहीं देखी। कांग्रेस को जनता द्वारा फेवर करने का सबसे पहला फैक्टर यही आया गया था कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में या उनके नाम से एक टाइम बाद चुनाव प्रचार रोक दिया गया और इस बात की कोई गारंटी नहीं रही कि वही अगले सीएम बनेंगे। ये एक एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा चिन्ह, प्रश्न चिन्ह है। करेक्ट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके सामने दो लीडर्स हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जिन्होंने 2018 में सरकार बनाई। अब आप देखिए कि कवर अप 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर इतना जबरदस्त पैच में किया गया कि यहाँ पर एक लोगों ने कुछ भी अपने आपस की अंदरूनी लड़ाई लड़ी हो, लेकिन उनका फैक्टर ऑफ यूनिटी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के आदेश और केंद्र नेतृत्व के आदेश रहे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी के बीच का डिस्कशन देखें तो उनके लिए एक कंसंट्रेशन पॉइंट, एक फैक्टर ऑफ यूनिटी वो कार्यकर्ताओं में भी नहीं बना पाए और जनता में भी नहीं बना पाए। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व आया, तो ये तो हम सब जानते हैं कि केंद्र नेतृत्व में बहुत ज्यादा यूनिटी क्रिएट करने की अपनी अपनी पावर है नहीं। और साथ ही साथ ये फैक्टर जब आप देखते हो कि आप जिन लोगों को चुनने जा रहे हो वो आपस में किस तरह से स्टैंड करते हैं, ये कार्यकर्ताओं में भी मैसेज भेजता है। और जैसे कि जैसे अभी राइटली पॉइंट आउट किया गया है, यहाँ पे जातिगत समीकरण भी आता है। हाँ। जब आप एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर जो एक समुदाय को बिलोंग करते हैं उनको हैम्पर करने की कोशिश करते हो और वो एक ही पार्टी के व्यक्ति हैं, तो आप मैसेज क्या भेज रहे हो? इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि जो वोटर है वो इस बात पे फोकस करेगा कि मेरी फेस वैल्यू क्या है। जो बोलता है वो बिकता है, जिसकी इमेज अच्छी है वो बिकती है। ये आज भी एक रियलिटी है और इसको भूल गए कांग्रेसी। और साथ ही साथ अब कब तक ये झटका उनको नहीं मिलना चाहिए था कि जनता के आक्रोश पे कंधा रखकर बंदूक नहीं बनाई जा सकती। हाँ। क्योंकि जनता का आक्रोश अगर बीजेपी के अगेंस्ट भी था, जो कि था, इस बात को हम चाहे हम किसी भी पार्टी या किसी भी उसके रहे, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, था आक्रोश, लेकिन उसको बदला गया ना। वो बदला गया एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के थ्रू। अगर यही चीज आपके फेवर में होते हुए आप नहीं कर पाए तो आपको बहुत सीरियसली रिकंसिडर करना पड़ेगा। और साइलेंट वोटिंग ने ही यहाँ अदर चीज सबसे बड़ी काम किया है। यहाँ साइलेंट वोटरों ने क्लियर कट कह दिया कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा कंसंट्रेशन, हमारे लिए फैक्टर जो सबसे बड़ा प्ले करता है वो कभी कभी विकास के लिए भी होगा। और विकास के लिए यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना रही। यहाँ साइलेंट वोटर में डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना चाहूंगा विमेन, और यहाँ पे एक प्रॉपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास व्यक्ति जो एक हिंदू सनातन धर्म के लिए अपने आप को फैक्टराइज करके बैठे होंगे। उनको अपनी आम जनों में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला अगर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपस में लड़ रहा है, तो बेहतर है ना कि जिन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, अगर की भी है, तो फिर उनको ही ज्यादा बेटर है कि हम मौका दिया जाए। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि लोगों ने, अभी भी जनता ने उन लोगों पे विश्वास दिया जो एक स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन्ड लोग रूप में चल रहे हैं। अभी भी रिबेल की स्थिति आप क्रिएट नहीं कर सकते और इसको ही आपको जीतना होगा। साइलेंट वोटरों ने ये बात को मध्य प्रदेश में प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब सवाल एक और है, लेकिन उसके मैं पहले आना चाहूंगा अनिल जी के पास में। जी, जैसा अभी बात आई कि कांग्रेस की अंतर्कलह थी जिसका फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। एक प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है, हालांकि उस प्रश्न का हर बार स्पष्ट जवाब नहीं आया है। हालांकि इस बार उम्मीद करता हूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब जीत रही है, कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है, चाहे किसी भी राज्य की बात करें, हम पूरे देश की बात करें, आम चुनावों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मध्य प्रदेश के चुनाव में संघ की क्या भूमिका थी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। हाँ। और आरएसएस हमारी विचारधारा है। हमें अनुशासन, हमारी क्लास है। हाँ। हम उसमें पढ़ते हैं जी। हमें पढ़ाया क्या जाता है? राष्ट्रवाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको किसी का अपमान नहीं करना है। आप राष्ट्र हित में काम कीजिए, देश हित में काम कीजिए, भारत की संस्कृति का सम्मान कीजिए और संस्कृति को स्थापित रखते हुए राजनीति कीजिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आपको कभी भी कहीं ऐसे किसी कृत्य में, हालांकि कुछ घटनाएं हो जाती हैं, परंतु लगभग भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता देशद्रोही नहीं मिलेगा, सर तन से जुदा की बात करता नहीं मिलेगा, किसी को अपमानित करता हुआ नहीं मिलेगा। हम राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति। विरोधाभास हो सकता है,
जैसा कांग्रेस के अंदर भी अंतर कलह होता है, अंतर कलह ऐसा नहीं कि भाजपा में नहीं होता। मैं छोटी सी बात पे ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा आपका अनिल जी। बात आपने कही कि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का। कुछ पदाधिकारियों के नाम सामने आए थे जब एनआईए की रेड पड़ी थी और एनआईए के रडार पर थे वो लोग। मैंने दो उसमें एक शब्द और भी जोड़ा कि अपवाद हो सकता है। अपवाद हो सकता है। मैं सबके सब दूध के धुले नहीं, आते इसी दुनिया से हैं। जिस प्रकार से मैंने मेरी माँ की कोख से जन्म लिया, वो भी किसी माँ की कोख से जन्म लेके इसी समाज के अंदर पलते बढ़ते हैं। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के थोड़े बहुत नीचे ऊपर भी हो सकते हैं। ऐसे कृत्य भी कुचले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस का एक नेता किसी बच्ची को लेके जा रहा था और उसके साथ क्या कृत्य हुए, जो हो सकते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो वरिष्ठ जन है उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे वरिष्ठ जन किसी मंच से किसी को अपमानित नहीं करते, किसी को पनौती नहीं कहते, उनका अपना एक सम्मान है। तो जो सम्मानित व्यक्ति होता है वो किसी और का अपमान नहीं। ये जो विचारधारा है संघ की क्लास से मिलती है। संघ हमें सिखाता है मर्यादा, सभ्यता, शालीनता, संस्कार, शिष्टाचार। परंतु अगर कोई व्यक्ति आपको हर बार हल्के में ले रहा है, अब उसको जो भाषा समझ में आए उसको उस भाषा में समझाओ। तो संघ ने में ये भी नहीं कहा कि आप बिल्कुल चूड़ियां पहनकर बैठे रहो, कोई भी आए आपको एक गाल पे था पड़ दे दूसरा गाल। हम गांधीवादी हैं, परंतु गांधी जी के उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं जो सम्मानित हो। परंतु अब वो समय नहीं है। अब अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, वही सबक राजनीतिक उन नेताओं को भी सिखाना पड़ता है जो मर्यादा तोड़ देते हैं। सही कहा। और अमर्यादित भाषा का जब उपयोग राहुल गांधी करते हैं तो उनको उनकी भाषा में जवाब देने के लिए हमें अगर कई बार उनको मूर्खानंद कहना पड़ता है तो हम तब भी अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। देखिए, मूर्ख व्यक्ति नासमझ को कहा जाता है, टीचर भी मूर्ख कहता है, पिता भी घर में बच्चे को कहता है मूर्ख है क्या। तो मूर्ख कहना जो है फिर भी शालीनता के शब्द हैं, परंतु अपने से बड़े, अनुभव में बड़े, राजनीतिक हस्ती में बड़े, विश्व पटल पर जिनकी छवि हो, उनको पनौती कहना ये राजनीति की मतलब कितना घर का कितना, और उस आदमी को कहते हैं पढ़ा लिखा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के नेता, देखिए भाजपा में चिंतन मनन होता है, कई नेता हारेंगे जीतेंगे, उनको कहा जाता है, उनको समझाया जाता है, आगे जाके वो सुधार करते हैं। क्या राहुल गांधी को कोई समझाने वाला नहीं, या वो किसी की सुनते नहीं है, समझते नहीं है? जब वरिष्ठ नेता सुनता और समझता नहीं है तो यही दुर्गति होती है जो आज कांग्रेस की दुर्गति है। इससे भी बुरी दुर्गति होगी अगर आज भी कांग्रेस ने सुधार का प्रयास नहीं किया। हम तो एक मजबूत विपक्ष चाहते थे, एक ऐसा विपक्ष चाहते हैं जो हमें हमारी गलतियां बताए, हमें बार बार सचेत करे ताकि हम उन गलतियों से बचें, ताकि हम मध्य प्रदेश को बेहतर प्रदेश बना सकें, मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा कर सके। और हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, परंतु व्यवहार और आचरण तो ऐसा ही रखना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को कि हम उन्हें निमंत्रण दें, भाई साहब आइए बैठकर बात करें। परंतु कांग्रेस के नेता आंखें दिखाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें निमंत्रण दें, ऐसा होता नहीं है। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास में आज भी कांग्रेस के चुने हुए विधायक, तो उन्हें शिष्टाचार का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उनका स्वागत है। आए मिलकर मध्य प्रदेश को नया मध्य प्रदेश बनाएंगे, स्वस्थ और सुंदर मध्य प्रदेश बनाएंगे, और राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसा कायम बनाएंगे कि लोग कहें देश के अंदर कि अगर राजनीति देखनी है तो जाकर मध्य प्रदेश में देखिए। उसी में कांग्रेस का भी गौरव है, मध्य प्रदेश का भी गौरव है, और भारतीय जनता पार्टी का भी गौरव है। भारतीय जनता पार्टी का गौरव, जैसे आपने कहा कि संघ की पाठशाला से आपको संस्कार सिखाए जाते हैं और ये चीजें सिखाई जाती है। हालांकि मेरा जो प्रश्न था उसका प्रश्न उत्तर नहीं आया है। आदित्य उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा। इन परिणामों का कमलनाथ ने स्वीकार कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे दी है, और उन्होंने कहा कि हम इसका चिंतन करेंगे और प्रत्याशियों से, चाहे हारा हुआ हो चाहे जीता हुआ, उनसे मिलेंगे। इसके बाद कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर आपकी क्या संभावनाएं हैं और किस तरह के कयास हैं? ये तो एक औपचारिक बात है जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है, और कोई भी हारने के बाद ये देता है, इसमें कोई अनोखी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी के सहित पूरी कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। दरअसल क्या है कि वो राजनीतिक पार्टी जैसा काम उन्होंने करना ही बंद कर दिया है, और उनके कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह बर्ताव और व्यवहार भी नहीं है, ना सोच है किसी तरीके की। उनको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और जो उन्होंने खुद ने इस देश में कभी कायम की थी
वो भावनाएं जो मूल कांग्रेस की जो भावनाएं थी, लोगों के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, वो सब उनको उनके संगठन के अंदर जागृत करना पड़ेगी। जैसे मूलचंदानी जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि भारतीय जनता पार्टी में किस स्तर से प्रशिक्षण होता है, किस स्तर से संस्कार डाले जाते हैं कार्यकर्ता में। संस्कार जैसी चीज़ जो है वो कांग्रेस के अंदर जो है, कांग्रेस की कार्यशैली के अंदर जो है एक समय थी, और जिसको देख करके, कांग्रेस को देख करके राजनीति क्या होती है, जब देश में अंग्रेजों का शासन था और राजतंत्र हुआ करता था अनेकों प्रांतों में, अनेकों स्थानों पर, तो भारत के लोगों ने राजनीति होती क्या है ये सीखी थी कांग्रेस से कभी। आज कांग्रेस के अंदर ही उसका सर्वथा अभाव है, तो उनको बहुत कुछ जरूरत है। लेकिन मूलचंदानी जी की मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो जीते हुए विधायक है वो यदि प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो पिछले बार भी स्वागत कर लिया था और 20-25 लोग आ भी गए थे। तो भैया मैं मूलचंदानी जी से कहना चाहूंगा कि कुछ तो विपक्ष रहने दो प्रदेश में। सभी से विकास मत करवाओ, आप ही कर लो विकास। तो ही बहुत है, प्रदेश में सशक्त विपक्ष की बहुत आवश्यकता है। हाँ। जी बिल्कुल। नहीं फिर भारतीय जनता जी पार्टी जो हमारे कार्यकर्ता है उनको भी विचारों को आगे नंबर देने पड़ते हैं। हाँ। तो आए, स्वागत इसलिए कर रहा हूँ कि हाँ। मिलकर काम करेंगे, हाँ। श्रेष्ठ मध्य प्रदेश बनाएंगे। नहीं मतलब इतना सुंदर मध्य प्रदेश बनना चाहिए कि लोग कहेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति देखिए। हाँ। जब चुनाव आएंगे तब विपक्ष में मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बात यह है कि टिकट देने में इस बारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत आई थी साहब। यदि 25-50 और आ गए तो पता चला कि पूरी कांग्रेस की टीम जो है भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ मूलचंदानी जी आपके पास यही सवाल लेकर आ रहा हूँ मैं कि एक समय था जब कहा गया कि जब मोदी आए देश की राजनीति में प्रधानमंत्री बने तो कहा, एक नारा दिया गया कि कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन अब कांग्रेस युक्त भाजपा हो रही है। इसी पर टिप्पणी चाहूंगा आपकी। देखिए क्या है कि कांग्रेस मुक्त मतलब वो कांग्रेस की विचारधारा 47 भारत का विभाजन, जवाहरलाल नेहरू की नीतियां, जिसको आज तक हम नहीं भूल पाए। हाँ। मैं एक सिंधी परिवार से आता हूँ जी, पैदा भारत में हुआ। हाँ। मुझे इतिहास बताया गया कि सिंध प्रदेश में हमारे पुरखे बहुत धनवान संपन्न होते थे। वहां से हम लोगों को ये इच्छा किसकी थी? हमारे परिवारों की तो इच्छा नहीं थी कि हमको ऐसे विभाजित कर दिया जाए, हमारे बहू बेटियों की हत्याएं कर दी जाएं, हम लोगों का संपत्ति लूट ली जाए और भारत के अंदर हमारा संप्रदाय आकर दर दर की ठोकरें खा रहा था। ये हम तो नहीं चाहते। मैं रोकना चाहूंगा आपको, दर्शकों को बता दूं बड़ी खबर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 100 सीटों पर जीत का मतलब है कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उन परिणामों में 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजयश्री हासिल कर ली है और अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ में। अभी ये पूरे आंकड़े नहीं है, पूरा परिणाम नहीं, लेकिन 100 सीटों के जो परिणाम है, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का असर दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और स्पष्ट बहुमत के साथ, क्योंकि 199 सीटों पर चुनाव हुआ था और जिसमें से 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में। क्षमा चाहूंगा आपको अनिल जी, अपनी बात आप जारी रखें। ये एक बड़ी खबर थी जो दर्शकों को बताना था। नहीं, बहुत जरूरी जी। तो हमारा एक समय जो कांग्रेस यहाँ आए, विभाजित हो गए, बड़े बुजुर्गों ने संघर्ष किया और धीरे 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 अपने अपने आयाम स्थापित किए। कांग्रेस आज तक यह नहीं मानती कि भारत के विभाजन का कारण जो टुकड़े हुए वो केवल एक परिवार की इच्छा थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भारत को, ठीक है विभाजन हो गया, उसके बाद भी क्या किया गया? सिद्धांत अपनाए गए अंग्रेजों के। इसलिए मैं कांग्रेस को अंग्रेजों की टीम कहता हूं। फूट डालो, राज करो। वो बीज इतना गहरा होता चला गया कि कांग्रेस का कर्म आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है कि कांग्रेस ही को काटता है। वो आपस में फूट डालने का काम करते रहते हैं।
ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये केवल एक परिवार की संस्कृति थी जो अंग्रेजों द्वारा उन्हें सौंपी गई। आज उस संस्कृति से बाहर निकलना पड़ेगा कांग्रेस को। अगर हमें भारत को स्वस्थ बनाना है तो स्वस्थ भारत की वह राजनीति जो अटल जी के जमाने में होती थी, इंदिरा गांधी जी के जमाने में होती थी। विपक्ष की बात हम सुने, हमारी बात विपक्ष सुने, मिलकर भारत के सम्मान के लिए बात करें। जो मेरा निवेदन था कांग्रेस के नेताओं को, उनको भी यही कहना है कि मध्य प्रदेश का हित कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो कई बार कांग्रेस के नेताओं को कहा, आप अपनी योजनाएं लेकर आइए, आप जहां से विधायक चुने गए हैं, जनता को आपने जो वचन दिए हैं उन योजनाओं को लेकर आइए, हम मिलकर काम करेंगे। परंतु कांग्रेस के नेता भोपाल के पीसी शर्मा जी चुनाव जीत गए। अब हम जब उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बताया 5 साल वो इसलिए काम नहीं करते थे, मेरी सरकार नहीं है। मतलब कांग्रेस की सरकार होगी तो निधि का खर्च कांग्रेस का विधायक करेगा। यह कांग्रेस के नेताओं की गलत सोच के कारण आज पीसी शर्मा चुनाव हार रहे हैं। ठीक है। और ऐसी स्थिति नहीं बने आगे के लिए भी, इसलिए मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि मिलकर काम करें। अरे आप जनता के प्रति जवाबदेही है, आप आइए बताइए क्या योजना है। आपको सरकार मदद ना करे तो आप शिकायत कीजिए कि साहब हम गए थे शिवराज जी के पास या जो भी मुख्यमंत्री होंगे उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। ऐसा कहने की नौबत नहीं आई क्योंकि वो जाते नहीं है। इसलिए मैंने कांग्रेस के नेताओं के निवेदन किया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का कल्याण होना चाहिए, उनको जनता की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ममता बनर्जी की तरह नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की योजना इसलिए मैं लागू नहीं करूंगी। अगर नरेंद्र मोदी जी की किसी केंद्र योजना का लाभ मध्य प्रदेश की साधारण नागरिक को मिलता है, जहां से कांग्रेस का विधायक जीता हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मिलकर काम यही तो करना है। ये निवेदन किया। चलिए ठीक है, आपने सही कहा, ये चीजें हैं और ये तमाम चीजों पर भी आपने प्रकाश डाला है। और चूंकि समय की सीमा, अंतिम प्रतिक्रिया विलक्षण सक्सेना जी आपसे चाहूंगा कि हमने इस चुनाव में देखा महिलाओं को 3000 रुपये दिए जाएंगे, महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे, महिलाओं को 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। स्काई की बात हुई, सीखो कमाओ योजना की बात हुई, युवाओं के लिए उसमें स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हुई। किसानों की बात हुई कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्ज माफ़ी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने 2200 करोड़ 2200 करोड़ रुपये का किसानों के कर्ज का ब्याज माफ़ किया, उसके जिक्र हुआ। बात हुई इन सब चीज़ों के साथ में तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। बात हुई मूर्खों की, बात हुई मूर्खों के सरदार की, बात हुई पनौती की। ये तमाम शब्द राजनीति की गिरावट को दर्शाते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक शब्द जिनका मैंने उल्लेख किया है, इन सब के बीच में क्या ऐसा कुछ और है जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होना चाहिए था? क्या ऐसा कुछ और है जिसकी जनता अपेक्षा कर रही थी? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के चुनाव को अगर यहीं देखा जाए तो एक सबसे बड़ा प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दोनों, मतलब मैं अब क्योंकि कांग्रेस के लिए कहूंगा क्योंकि वो हार गए हैं, वो तो फोकस पॉइंट ये था कि जब आपको सरकार मिली है, दम पर मिली है, फर्स्ट टाइम एमएलएस की वजह से। लोग ये बात स्टैटिस्टिकली अगर ध्यान से देखें तो कांग्रेस की 2018 में सरकार बनने का सबसे बड़ा आधार थे फर्स्ट टाइम एमएलए। एक बार जब पहली बार आप किसी को जिम्मेदारी देते हो और वो उसका निर्वाह नहीं कर पाता तो दूसरी बार जनता आपको पटखनी देगी ही देगी। और ये बात तो जनता जानती है, क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा कांग्रेस के बड़े नेता जो अब जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एब्सेंस में 5 साल काम किया। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अजय सिंह राहुल भैया का। 2018 में उन्हें पटखनी मिली जबकि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, और अब 5 साल काम करने के बाद उन्हें फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम एमएलएस की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ग्राउंड लेवल पे और स्टेट लेवल पे पार्टी का आधार तैयार करें। यहाँ पर जैसे राइटली पॉइंट आउट करा गया है कि अगर हमारी सरकार नहीं है तो हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। एक विधायक अगर क्या कहते हैं पावर में रहने की वजह से अगर इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो उसका रहना ना रहना तो बात एक ही रहती है। दोनों ही पार्टीज में ये एक सबसे बड़ा फर्क आता है कि विपक्ष में रहते हुए वहां पर जब शिवराज सिंह सरकार से छीनी गई 2018 में तो उन्होंने भी एक सर्टेन एस्पेक्ट पे काम करना शुरू करा। दे वर थिंकिंग ऑफ समथिंग। अब यहाँ पर आपने इतना साल में काम करने का इतना मार्जिन भी नहीं छोड़ा कि अगर आप नेक टू नेक होते तो आप वो करने की कोशिश करते जो 18 में हुआ या 20 में हुआ। अब आपके पास तो वो मौका ही नहीं बचा क्योंकि जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया। इसीलिए ये बहुत ज्यादा रेलेवेंटली इंपॉर्टेंट होता है और एक तरीके से जनता ने दोनों ही पार्टी के नेताओं को, खासतौर से कांग्रेस को, ये सचेत कर दिया है कि हम आपके आश्रित तो कतई नहीं रहेंगे। और मध्य प्रदेश में वो दिन भी दूर नहीं कि अगर यही एटीट्यूड रहा तो तीसरा फ्रंट अब क्रिएट होना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े गेम चेंजर्स गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी रहे।
यहाँ पर अब आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि 2023 के ये चुनाव अगर कांग्रेस अपना एटीट्यूड नहीं बदलती है तो थर्ड फ्रंट के लिए सबसे बड़ा मैदान मध्य प्रदेश बन के निकल के आएगा। सही कहा आपने कि ये जो है उन लोगों के लिए एक अवसर होगा, क्योंकि आगामी चुनाव जब हम देखेंगे 2028 का, तो उस चुनाव तक यदि कांग्रेस की यही प्रतिक्रियाएं रहती हैं और यही कार्यप्रणाली रहती है तो स्वाभाविक बात है कि जैसा जो आपने गिनाया कि चाहे गौंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों को स्थान मिलेगा। और फिर आज जिसे हम मध्य प्रदेश की जो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था रही है प्रारंभ से, कभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही, कभी कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन अब बहुदलीय व्यवस्था भी हो सकती है। हालांकि अभी भी स्थिति रही है सदन में, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, निर्दलीय प्रत्याशी भी रहे हैं और वो सदन में उपस्थिति रही, लेकिन यहाँ इन पार्टियों के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या अन्य पार्टियां हैं, इन पार्टियों के समावेशीकरण के लिए या प्रवेश के लिए रास्ते खोल रही है खुद कांग्रेस। और यहाँ दो दलीय व्यवस्था यदि खत्म हो जाए तो इसके लिए श्रेय यदि किसी को दिया जाएगा तो वो होगी कांग्रेस पार्टी। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। विलक्षण सक्सेना जी, अनिल बुलचंदानी जी और आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपका धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ बने हुए थे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, राजस्थान की तस्वीर साफ है कि 100 प्रत्याशी जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कांग्रेस की स्थिति हालांकि स्पष्ट कर दिया उन्होंने, जीत की बधाई दे दी है वहां पर अशोक गहलोत ने। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दे दी है और कहा है कि हम चिंतन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे और प्रत्याशियों से मिलकर के उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे कि वो कौन सी बातें थी जो जनता तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं। देखना है कि इस चिंतन का क्या परिणाम निकलता है। हालांकि कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द फिर हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और नए विश्लेषण के साथ, नए आंकड़ों के साथ, नए मेहमानों के साथ विश्लेषण करेंगे इन चुनाव के परिणामों का। नमस्कार।